1947 में ब्रिटिश एम्पायर के पैर भारत की ज़मीन से पूरी तरीके से उखड़ चुके थे। ब्रिटिशर्स भारत से वापसी कर रहे थे, पर जाते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के मैप में एक लाइन ड्रॉ करी और रातों रात सब बदल गया। साइरल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर जो कभी इंडिया नहीं आया था, उसे 5 हफ्तों में इंडिया को डिवाइड करने का काम दिया गया। रेडक्लिफ को कोई आइडिया नहीं था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते थे, ना ही यहाँ के लोगों, यहाँ के कल्चर और यहाँ के रिलीजन के बारे में उन्हें कोई भी आइडिया था, और ना ही आज से पहले उन्होंने ऐसा कोई काम किया था। फिर भी रेडक्लिफ ने इस काम को एक्सेप्ट किया और इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करते हुए एक लाइन बनाई, द रेडक्लिफ लाइन, जिसने इंडिया को टुकड़ों में बांट दिया। पर इस लाइन ने सिर्फ एक देश के टुकड़े नहीं किए, बल्कि उस देश को वॉर्स, मिलिटेंट अटैक्स और बॉर्डर स्क्रिमिसेस में झोंक दिया, जिनका एपिसेंटर बना जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स और ऑटोनमस किंगडम थे, जिनके पास ऑप्शन था कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक कंट्री को चुने या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहें। जम्मू एंड कश्मीर भी इन्हीं में से एक था, जिसे रूल तो एक हिंदू किंग महाराजा हरी सिंह करते थे, बट इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। महाराजा हरी सिंह ने डिसाइड किया कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, पर 22 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल मिलिशिया और इर्रेगुलर पाकिस्तानी आर्मीज ने कश्मीर के बॉर्डर को क्रॉस किया। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प के बदले कश्मीर स्टेट के इंडियन एक्सेशन पर साइन किए, और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन टू इंडिया में साइन होते ही इंडियन ट्रूप श्रीनगर में लैंड हुए, और इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर की शुरुआत हुई, जिसे नाम दिया गया फर्स्ट कश्मीर वॉर। यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेरेंस के बाद 1 जनवरी 1949 को सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ। दोनों ही देशों के पास कश्मीर का कुछ हिस्सा आया। पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन आया, और रिमेनिंग एरिया इंडिया के पास रहा। वॉर खत्म हुई और एक और नई लाइन मैप में आ गई, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के अलावा इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना से भी चल रहा था, जिसका कोर इशू था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना क्लेम करता था। 1940 में ब्रिटिश और तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर को रिप्रेजेंट करते हुए मैकमोहन लाइन बनाई थी, जिसे चाइना ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट ऑफ द एरिया को चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। इन सब डिस्प्यूट के बीच चाइना ने 1950s में अक्साई चीन में एक रोड बना दी, जिसके बारे में इंडिया को 1957 में पता चला, और इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट भी किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। 1959 में तिब्बत अपराइजिंग के सप्रेशन के बाद दलाई लामा भागकर इंडिया आ गए, और ये बात चीन को पसंद नहीं आई, और इसी के साथ इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन और भी तेज़ी से बिगड़ने लगे। 1961 में इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए डिस्प्यूटेड एरिया में मिलिट्री पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी, जिस वजह से स्क्रिमिसेस और माइनर क्लैशेस बढ़ गए, और अक्टूबर 20, 1962 को चाइना ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, उस पर एक मैसिव मिलिट्री ऑफेंस लॉन्च किया। उस वक्त इंडियन ट्रूप उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे और ना ही हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड थे। ये वॉर 1 महीने तक चला, और 21 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरल सीज़फायर डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही NEFA से विड्रॉल कर लिया, बट अक्साई चीन से नहीं, और इंडिया ने कश्मीर का एक और हिस्सा खो दिया। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। इसी को अपनाते हुए पाकिस्तान ने 1963 में POK से 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया, जिसमें सस्कम वैली भी थी। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की शुरुआत हुई पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने के बाद, जिसका मकसद था सीक्रेटली कश्मीर में घुसकर वहाँ की आबादी को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना। पाकिस्तान ने लोकल कश्मीरीज के बेस में कई सारे ट्रूप्स और गुरिल्ला फाइटर्स को कश्मीर के अंदर भेजा, जिनका एम वहाँ एक रिबेलियन इंसाइट करना था। और क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, इसलिए पाकिस्तान को लगा कि कश्मीरीज इसमें उनकी हेल्प करेंगे, बट लोकल्स का इसमें उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी ने मिलिट्री एक्शन लेते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, और कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल गया। और इसी वॉर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड की लार्जेस्ट टैंक बैटल लड़ी गई। सितंबर तक इंडियन ट्रूप्स इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए लाहौर तक पहुंच गए। सोवियत यूनियन और US के बीच में पड़ने के बाद UNSC रेजोल्यूशन 211 को अडॉप्ट करते हुए 20 सितंबर 1965 को सीज़फायर की घोषणा करी गई, और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन हुए। 1970s में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग मेजॉरिटी वोट्स से इलेक्शन जीत गई, मगर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स स्पेशली याया खान और जुल्फ़िकार भुट्टो ने अवामी लीग को पावर लेने नहीं दी।
7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने हिस्टोरिकल स्पीच देते हुए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात कही और अल्टीमेटली पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। और इसका नतीजा ये हुआ कि 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया ताकि बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कुचला जा सके। पाकिस्तानी आर्मी ने मास किलिंग, रेप्स और कई सारे दूसरे क्राइम्स किए। उनका शिकार बने सिविलियन, इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स और माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदूज। इसमें लगभग 3 लाख से 30 लाख लोग मारे गए। रातों रात 10 मिलियन रेफ्यूजीज़ इंडिया शरण लेने के लिए पहुंच गए। इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया। इंडिया ने बंगाली गुरिल्ला फोर्स मुक्ति बाहिनी जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। इसी के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच माइनर क्लैशेस शुरू हो गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च करते हुए 8 इंडियन एयर स्टेशन पर एयर स्ट्राइक कर दी और इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर की शुरुआत हुई। सिर्फ 13 दिनों में ही इंडिया ने ढाका को घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी कमांड कर रहे थे, उन्होंने इंडियन फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कमांड कर रहे थे। इस सरेंडर में 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। इसी वॉर के दौरान इंडियन ट्रूप्स ने बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी, जो न सिर्फ इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक विक्ट्री है बल्कि सिंबल है ब्रेवरी और टैक्टिकल ब्रिलियंस का, जिसमें पंजाब रेजिमेंट की 23rd बटालियन के 120 जवानों ने, जिसे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे, उन्होंने 3000 पाकिस्तानी ट्रूप्स और 40 टैंक्स को आगे बढ़ने से रात भर रोके रखा और सवेरा होते ही इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक लॉन्च करते हुए पाकिस्तानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वॉर के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद LOC को फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया। कारगिल वॉर आज तक की हिस्ट्री का मोस्ट इंटेंस हाई एल्टीट्यूड वॉर है। ठंड के समय ट्रूप्स LOC पर हाई एल्टीट्यूड पोस्ट को छोड़ के नीचे आ जाते थे क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम ठंड पड़ती थी। और 1998 में इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने LOC क्रॉस की और कारगिल, द्रास जैसी हाई स्ट्रेटजिक पोस्ट में जा छिपे। यह ऑपरेशन उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में प्लान किया गया था, जिसका ऑब्जेक्ट था हाई एल्टीट्यूड पोस्ट को ऑक्यूपाई करके नेशनल हाईवे 1A को, जो कि की सप्लाई रूट है लेह और सियाचिन का, उसे ब्लॉक करना और लद्दाख को बाकी इंडिया से अलग कर देना ताकि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करके इंडिया को नेगोशिएशन के लिए फोर्स किया जा सके। मई 1999 में इंडियन ट्रूप्स ने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को नोटिस किया। बाद में कुछ और पेट्रोल मिशन से ये बात कंफर्म हुई कि पाकिस्तानी आर्मी इंडियन टेरिटरी में 4 से 10 किलोमीटर तक अंदर घुसपैठ कर चुकी है। और इसी के साथ इंडियन आर्मी ने मई 1999 में ही एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और जल्द ही इंडियन आर्मी ने इंटेंस हाई कॉम्बैट करते हुए पीक्स को रिकैप्चर कर लिया। मिड जुलाई तक इंडियन फोर्सेस ने सक्सेसफुली मोस्ट ऑफ द पोजीशंस को रिकैप्चर कर लिया था और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते हुए पाकिस्तान ने बाकी पोस्ट से अपनी फोर्स को वापस हटा दिया। 26 जुलाई 1999 को जब सीज फायर अनाउंस हुआ तो सभी पीक पोस्ट पर तिरंगा लहराया गया और कुछ समय बाद नवाज शरीफ, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये एडमिट किया कि कारगिल वॉर में पाकिस्तान की टोटल कैजुअलिटीज़ 4000 थी, वहीं इंडिया की टोटल कैजुअलिटीज़ 1890 थी, जिसमें से 527 शहीद हुए थे और 1363 सोल्जर्स वुंडेड थे। कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट न सिर्फ इन दो नेशंस की दिक्कत है, बल्कि जब कभी इन दो देशों के बीच क्लैशेस बढ़ते हैं या ये दो देश एक दूसरे के सामने होते हैं तो पूरे वर्ल्ड में चिंता के बादल छा जाते हैं, जिसका रीज़न है इन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन का होना। हालांकि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान से POK और चाइना से अक्साई चीन को आज भी क्लेम करता है और ये डिस्प्यूट सालों से बिना किसी फाइनल सॉल्यूशन के इसी तरीके से इन देशों के बीच में बना हुआ है।